इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है थ्योरीज ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। सबसे पहले हम लैमार्किज्म को डिस्कस करेंगे। लैमार्क ने अपनी बुक फिलॉसफी जूलॉजिक में थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स को डिटेल में डिस्कस किया। इसके दो मेन पॉइंट्स हैं, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स एंड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स का मतलब है कि जिन ऑर्गन्स को हम यूज करते हैं वह ऑर्गन्स डेवलप होते चले जाते हैं और जिन ऑर्गन्स को हम यूज करना बंद कर देते हैं तो वो डीजनरेट होते चले जाते हैं ओवर जनरेशंस। और इंडिविजुअल अपने लाइफ टाइम में जो भी कैरेक्टर्स को एक्वायर करता है वह उन कैरेक्टर्स को नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन करता है, जिसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। सबसे पहले हम उन मुख्य कारणों को डिस्कस करेंगे जो इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो एक कारण है कि ऑर्गेनिजम्स नई लोकेशन पे माइग्रेट हो जाते हैं, या तो कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए या प्रेडेशन से बचने के लिए। और दूसरा कारण है चेंजिंग एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट चेंज होता चला जाता है और उस चेंजिंग एनवायरनमेंट में जो स्पीशीज इवॉल्व होती हैं वह सर्वाइव करती हैं और जो स्पीशीज इवॉल्व नहीं होती हैं वह एक्सटिंक्ट कर जाती हैं। अब हम नेचर में पाए जाने वाले ऐसे एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे जो लैमार्किज्म को सपोर्ट करता है। तो पहला एग्जाम्पल है इवोल्यूशन ऑफ जिराफ। लोअर लेवल्स पे वेजिटेशन के लिए कंपटीशन बढ़ने लगा तो जिराफ अब अपर लेवल के वेजिटेशन को अप्रोच करने लगा और ओवर जनरेशंस उसकी नेक एलोंगेट होती चली गई। दूसरा एग्जाम्पल है डिसअपीयरेंस ऑफ लिम्स इन स्नेक्स। स्नेक्स प्रेडेशन से बचने के लिए बिलों में चले गए और बिल में रेंगने के लिए उन्हें लिम्स की जरूरत नहीं पड़ी, तो धीरे धीरे उनके लिम्स डिसअपीयर हो गए। उसी तरह से ग्रासलैंड्स में पाए जाने वाली कुछ बर्ड्स ने उड़ना छोड़ दिया क्योंकि ग्राउंड लेवल पे ही उन्हें सफिशिएंट फूड मिल जाता था। तो जब उन्होंने विंग्स का यूज बंद कर दिया तो ओवर जनरेशन उनके विंग्स वेस्टिजियल हो गए। कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए बैट्स केव्स में चले गए और केव्स में इनकी आंखें वेस्टिजियल हो गई और बैट्स ब्लाइंड हो गए। उसी तरह से नई फूड रिसोर्सेज की खोज में कुछ बर्ड्स पानी में उतर गईं और पानी में चलने के लिए इन्हें वेब्ड फीट की जरूरत हुई, तो ओवर जनरेशंस इन्होंने वेब्ड फीट डेवलप कर लिए। रैनकुलस एक इमर्जेंट हाइड्रोफाइट है जिसकी जड़ें पानी के अंदर होती हैं और प्लांट बॉडी का कुछ हिस्सा पानी के ऊपर होता है। तो वह लीव्स जो पानी के अंदर हैं वह डाइसेक्टेड हैं ताकि पानी के रेजिस्टेंस को मिनिमाइज कर सकें, और वह लीव्स जो पानी के ऊपर आ गई हैं वह ब्रॉड लीव्स हैं। तो अभी तक जो भी एग्जांपल्स हमने डिस्कस करे वह लैमार्किज्म को बहुत अच्छी तरह सपोर्ट करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे लैमार्किज्म कहाँ कहाँ फेल हो जाता है। सबसे पहले तो मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ने सबसे हार्ड ब्लो दिया लैमार्किज्म के कॉन्सेप्ट को। उसके बाद बीजमैन ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए माइस के साथ। कई जनरेशन्स तक वो माइस की टेल काटता रहा, उसके बावजूद भी उसे टेललेस माइस नहीं मिले। और एक बहुत कॉमन एग्जांपल हमें अपनी पॉपुलेशन से मिलता है कि हमारी पॉपुलेशन में पिन्ना और नोज पियर्स कराने की कल्चर है और बहुत सदियों से चली आ रही है यह कल्चर। उसके बावजूद भी कोई भी ह्यूमन पियर्स्ड पिन्ना और नोज के साथ पैदा नहीं होता है। डार्विन और नेचुरल सिलेक्शन के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए आप हमारा वीडियो देखें, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और डार्विनिज्म। आगे बढ़ने से पहले हम नेचुरल सिलेक्शन और लैमार्किज्म को कंपेयर करेंगे। जिराफ की लंबी गर्दन को नेचुरल सिलेक्शन इस तरह से एक्सप्लेन करता है कि किसी जिराफ पॉपुलेशन में कुछ इंडिविजुअल्स लंबी गर्दन के हो गए और वह ऊंची ब्रांचेस तक पहुंच पा रहे थे उस लंबी गर्दन को यूज करके, तो उनका रेट ऑफ सर्वाइवल बेटर हो गया, जिसकी वजह से उनका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन भी हायर हो गया बाकी इंडिविजुअल्स के कंपैरिजन में। तो अब धीरे धीरे पॉपुलेशन में टॉलर नेक वाले इंडिविजुअल्स का नंबर बढ़ने लगा। इसी एग्जाम्पल को, इसी बात को लैमार्किज्म इस तरह से एक्सप्लेन करता है कि जिराफ ऊंची ब्रांचेस तक नहीं पहुंच पा रहे थे और उनको फूड रिसोर्सेज कम पड़ रही थी, जिसकी वजह से इंडिविजुअल्स अपनी नेक को ऊंचा करने लगे और धीरे धीरे ये ट्रेट पॉपुलेशन में एक्यूमुलेट होने लगा और अब ऑफस्प्रिंग्स लंबी गर्दन वाले होने लगे। तो इस एग्जाम्पल से हमने नेचुरल सिलेक्शन और लैमार्किज्म को कंपेयर किया है।
ह्यूगो दी व्रीज एक डच बॉटनिस्ट हैं और इन्होंने ओइनोथेरा लैमार्कियाना, जिसे हम इवनिंग प्रिमरोज भी कहते हैं, पर स्टडी करी और अपनी फाइंडिंग्स के बेसिस पर म्यूटेशन थ्योरी दी। इस फ्लो चार्ट की हेल्प से हम सीखेंगे कि ह्यूगो दी व्रीज ने इवनिंग प्रिमरोज में क्या स्टडी करी। तो उन्होंने नॉर्मल प्लांट्स में सेल्फ पॉलिनेशन करवाया और उनसे मिलने वाले सीड्स को ग्रो करवाया। तो उन्हें दो कैटेगरी के प्लांट्स मिले। एक तो वो जो नॉर्मल प्लांट, जो पेरेंटल प्लांट थे उन्हीं के जैसे थे, और एक वो कैटेगरी जो पेरेंटल प्लांट से थोड़े डिफरेंट हो गए। अब इन दो कैटेगरी के प्लांट्स को इन्होंने अलग अलग सेल्फ पॉलिनेट कराया और इनसे मिलने वाले सीड्स को अलग अलग ग्रो करवाया। तो इन्होंने देखा वो जो डिफरेंट प्लांट के सीड्स थे, अब उनमें फर्दर दो कैटेगरी हो गई। तो एक तो वो प्लांट थे जो कि अपने पेरेंटल प्लांट जैसे ही कैरेक्टर शो कर रहे थे, और एक वो प्लांट थे जो पेरेंटल प्लांट से यानी कि F1 जनरेशन के पेरेंटल प्लांट से डिफरेंट हो गए। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से जहां से हमने स्टडी शुरू करी थी नॉर्मल प्लांट से, इन प्लांट्स से ये प्लांट्स बहुत ही ज्यादा डिफरेंस शो कर रहे थे। इसी फिनोमिनन को ह्यूगो दी व्रीज ने नाम दिया म्यूटेशन, कि हर जनरेशन में कुछ ना कुछ वेरिएशन ऑफस्प्रिंग्स में हो जाता है और ये वेरिएशन पॉपुलेशन में परसिस्ट करता है और इसी वेरिएशन के एक्यूमुलेशन से नई स्पीशीज इवॉल्व होती हैं। अब हम म्यूटेशन थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। म्यूटेशन किसी भी पॉपुलेशन में नए अलील्स इंट्रोड्यूस करता है जो उस पॉपुलेशन में वेरिएशन लेकर आते हैं, और हम जानते हैं कि वेरिएशंस आर द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। इसकी वजह से म्यूटेशन को हम फाउंटेन हेड ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं। म्यूटेशन ऑल ऑफ सडन अपीयर होते हैं और जैसे ही ये पॉपुलेशन में आते हैं उनके इंडिविजुअल्स में इनका असर दिखना शुरू हो जाता है। म्यूटेशन कभी भी मीन वैल्यू के अराउंड रिवॉल्व नहीं करते हैं, ये रैंडम होते हैं और डिसकंटिन्यूअस होते हैं। जैसा हमें स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन को अगर हम रिकॉल करें तो उसमें जो वेरिएशन आ रहे हैं वो मीन वैल्यू के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसा म्यूटेशन के साथ में नहीं होता है। और जो म्यूटेशन है वो एक ही तरह का म्यूटेशन किसी भी पॉपुलेशन के कई मेंबर्स में एट अ टाइम अपीयर हो सकता है और असरदार हो सकता है। यूजफुल म्यूटेशंस को नेचर सेलेक्ट कर लेता है, लीथल या हार्मफुल म्यूटेशंस को एलिमिनेट करता है, जबकि यूजलेस और लेस हार्मफुल म्यूटेशंस जो हैं वो पॉपुलेशन में परसिस्ट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई म्यूटेशन बहुत अब्रप्ट हो गया और एक ही स्टेप में एक नई स्पीशीज इवॉल्व हो गई। ऐसे म्यूटेशंस को हम सॉल्टेशन कहते हैं और शॉर्ट लेग्ड एंकन शीप इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्योंकि म्यूटेशन डिसकंटिन्यूअस होते हैं, रैंडम होते हैं, तो म्यूटेशन से होने वाले इवोल्यूशन को हम डायरेक्शनलेस और स्टोकेस्टिक प्रोसेस कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे म्यूटेशन थ्योरी के। अब हम नेचर में मिलने वाले ऐसे एविडेंसेस को डिस्कस करेंगे जो म्यूटेशन थ्योरी को फेवर करते हैं। सबसे पहले रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। क्या मतलब है कि इवोल्यूशन के दौरान कोई प्रिमिटिव फीचर दोबारा से अपीयर हो गया। इस फिनोमिनन को हम समझेंगे हर्डमेनिया के एग्जांपल से, जिसकी अडल्ट फॉर्म सेसाइल या फिक्स्ड होती है और इसकी लार्वल फॉर्म फ्री स्विमिंग होती है। तो हम जानते हैं कि फ्री स्विमिंग होना एक एडवांस्ड फीचर है जबकि सेसाइल होना एक प्रिमिटिव फीचर है। तो इस फिनोमिनन को हम एक्सप्लेन करेंगे म्यूटेशन थ्योरी की हेल्प से कि ऑर्गेनिज्म में कोई म्यूटेशन हुआ जिसकी वजह से फ्री स्विमिंग लार्वल फॉर्म ट्रांसफॉर्म हो गई ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस सेसाइल अडल्ट फॉर्म में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग फॉसिल्स का। तो लिविंग फॉसिल्स वह स्पीशीज हैं जब से वो इवॉल्व हुई हैं तब से उनमें कोई वेरिएशन ज्यादा नहीं आया है, कोई म्यूटेशन नहीं हुआ है। सीलोकैंथ फिश लिविंग फॉसिल का एक एग्जाम्पल है और लिविंग फॉसिल को हम म्यूटेशन थ्योरी से बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि म्यूटेशन का रेट वेरी कर सकता है स्पीशीज टू स्पीशीज। तो ऐसी स्पीशीज जिनमें म्यूटेशन होते चले गए तो वह वेरी करती चली गई जब से वो इवॉल्व हुई, और वो स्पीशीज जिनमें म्यूटेशन का रेट बहुत लो रहा, बहुत ही कम म्यूटेशन हुआ, तो दोज स्पीशीज आर एग्जिस्टिंग एज लिविंग फॉसिल्स। नेक्स्ट है सॉल्टेशन। तो सॉल्टेशन में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कोई ऐसा मेजर म्यूटेशन जिसकी वजह से किसी स्पीशीज में सिंगल स्टेप में ही एक नई स्पीशीज इवॉल्व हो जाए। तो इसके एग्जाम्पल हैं एंकन शीप, इसका एग्जाम्पल है जो शॉर्ट लेग्ड शीप है, और हॉर्नलेस कैटल वेराइटीज भी सॉल्टेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है।
ओवर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स के एग्जिस्टेंस को हम म्यूटेशन थ्योरी से एक्सप्लेन कर पाते हैं। ओवर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स क्या होते हैं कि जो इवोल्यूशन के दौरान इतने ज़्यादा डेवलप हो गए हैं कि वो ऑर्गेनिज्म को अब कोई बेनिफिट देने की बजाय उनकी फंक्शनैलिटी में कोई हिंड्रेंस लेकर आ रहे हैं। डियर में एंटलर्स और एलिफेंट में टस्क इनके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी से इन ऑर्गन्स के एग्जिस्टेंस को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वही ट्रेट डेवलप होता है और वहां तक डेवलप होता है जहां तक उस पॉपुलेशन के ऑर्गेनिजम्स को कोई बेनिफिट मिलेगा। लेकिन म्यूटेशन थ्योरी से हम ओवर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाते हैं, क्योंकि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई म्यूटेशन हो गया और ऑर्गेनिज्म में कोई पार्ट, उसका कोई बॉडी पार्ट ओवर स्पेशलाइज्ड हो गया। अराइवल ऑफ द फिटेस्ट को नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी एक्सप्लेन करने में बिल्कुल फेल हो जाती है, जबकि इसी फिनोमिनन को हम म्यूटेशन थ्योरी के द्वारा बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल मैनराइजेशन के एग्जांपल से समझेंगे कि जब नॉन इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था यूरोपियन कंट्रीज में और वहां की ट्रीज के बार्क लाइट कलर के थे, तो उस दौरान भी मॉथ के पॉपुलेशन के कुछ इंडिविजुअल्स डार्क कलर के थे। तो इस तरह के इंस्टांसेस नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है कि जब एनवायरनमेंट में डार्क कलर के मॉथ की जरूरत ही नहीं थी, तो ये डार्क कलर का मॉथ आया क्यों इवॉल्व हुआ, कहाँ से आया। जबकि म्यूटेशन थ्योरी इसको इस तरह से एक्सप्लेन करती है कि कुछ इंडिविजुअल्स में म्यूटेशन हो गया और उनका बॉडी कलर डार्क कलर का हो गया और वो अब्रप्टली चेंज हो गए, जबकि उस एनवायरनमेंट में डार्क कलर के मॉथ की जरूरत भी नहीं थी। अब हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो म्यूटेशन थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। तो सबसे पहले तो म्यूटेशन जो है नेचर में उतने कॉमन नहीं दिखते हैं जितने कि ह्यूगो द व्रीज ने समझ लिए थे, एंड मोस्ट ऑफ द म्यूटेशंस आर डेलिटेरियस, हार्मफुल होते हैं अधिकतर म्यूटेशंस। आगे हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग नेचुरल फिनोमिना जिनको म्यूटेशन थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। प्लांट इंसेक्ट को इवोल्यूशन नेचर में मिलने वाला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है। इंसेक्ट्स फ्लावर्स को विजिट करते हैं नेक्टर कलेक्ट करने के लिए, तो इंसेक्ट्स के प्रोबोस्किस और कोरोला की लेंथ में हमें एक क्लियर कट को इवोल्यूशन, एक कोरिलेशन दिखाई देता है कि जैसे जैसे फ्लावर के कोरोला की लेंथ बढ़ती चली गई, वैसे वैसे इंसेक्ट की प्रोबोस्किस की लेंथ भी बढ़ती चली गई। तो इस तरह के इंस्टांसेस नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी से हम बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाते हैं, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी यही कहती है कि जो यूजफुल ट्रेट्स हैं वो नेचर सिलेक्ट करता रहेगा और अनयूजफुल या हार्मफुल ट्रेट्स नेचर एलिमिनेट करता रहेगा। जबकि इस तरह के इंस्टांसेस को हम म्यूटेशन थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग म्यूटेशंस आर रैंडम। तो जिस म्यूटेशन का कोई डायरेक्शन नहीं होगा, तो इस तरह के इंस्टेंसेस वो थ्योरी एक्सप्लेन करने में बिल्कुल फेल हो जाएगी। नेचर में पाए जाने वाले कैमोफ्लेज और मिमिक्री को भी म्यूटेशन थ्योरी एक्सप्लेन करने में फेल हो जाती है। कैमोफ्लेज में कोई ऑर्गेनिज्म अपने बैकग्राउंड कलर से अपनी बॉडी का कलर मैच करता है, जैसे यहाँ डायग्राम में दिखाया हुआ है। ये ग्रास हॉपर है और इसने अपने बॉडी के पैटर्न को और अपने कलर को बिल्कुल अपने बैकग्राउंड के कलर से मैच किया हुआ है, ताकि ये अपने प्रेडेशन को अवॉइड कर सके। उसी तरह से इस डायग्राम में हमने बटरफ्लाई की दो स्पीशीज दिखाई हुई है, मोनेक बटरफ्लाई और वॉइसरॉय बटरफ्लाई। तो मोनेक बटरफ्लाई डिस्टेस्टफुल होती है, इस बटरफ्लाई को बर्ड्स अवॉइड करती हैं। तो वॉइसरॉय बटरफ्लाई ने मोनेक बटरफ्लाई के विंग्स पैटर्न को कॉपी कर लिया, ताकि यह अपने आप को प्रेडेशन से बचा सके। इस तरह के इंस्टांसेस को म्यूटेशन थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाती है, क्योंकि म्यूटेशन थ्योरी में तो म्यूटेशंस रैंडम होते हैं, जबकि इस तरह के इवोल्यूशन में हमें बहुत साफ एक डायरेक्शन नजर आ रहा है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पीशीज अपने आप को इवॉल्व कर रही है। अभी तक हमने देखा कि कुछ नेचुरल फिनोमिना एक्सप्लेन हम कर पाते हैं नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी की हेल्प से, जबकि कुछ फिनोमिना हम एक्सप्लेन करते हैं म्यूटेशन थ्योरी की हेल्प से। तो इस वजह से हम किसी भी थ्योरी की इम्पोर्टेंस को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं।
तो हमने इन दोनों थ्योरीज को क्लब करके एक नया कॉन्सेप्ट बनाया जिसे हम कहते हैं नियो डार्विनिज्म या सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग नेचुरल सिलेक्शन और म्यूटेशन दोनों ही इवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है, किसी भी स्पीशीज की पॉपुलेशन इवॉल्व होती है, ना कि उसके इंडिविजुअल मेंबर्स। जो भी म्यूटेशन होता है वो मेंबर्स में होता है। तो ऐसे मेंबर्स जिनके पास फेवरेबल एलील्स हैं वो सरवाइव करेंगे और पॉपुलेशन को फर्दर एक्सपेंड करेंगे, जबकि ऐसे मेंबर्स पॉपुलेशन के जिनके पास फेवरेबल एलील्स नहीं हैं उनको नेचर एलिमिनेट करता चला जाएगा और धीरे धीरे पॉपुलेशन में अधिकतर मेंबर्स फेवरेबल एलील्स वाले हो जाएंगे और इसी को हम कहेंगे कि पॉपुलेशन इवॉल्व हुई है। तो फिर क्वेश्चन अब ये उठता है कि इंडिविजुअल का क्या रोल है इवोल्यूशनरी प्रोसेस में। तो वह केवल अपने जेनेटिक वेरिएशंस को नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन करता है। अब हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जेनेटिक वेरिएशंस जो पॉपुलेशन में आ जाते हैं, नेचुरल सिलेक्शन और आइसोलेशन, ये तीन मेन फैक्टर्स हैं जो इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेचुरल सिलेक्शन को डिटेल में जानने के लिए आप हमारा वीडियो देखें, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और डार्विनिज्म। आगे हम जेनेटिक वेरिएशन और आइसोलेशन को डिस्कस करेंगे। अब हम उन कारणों को डिस्कस करेंगे जो पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो सबसे पहले म्यूटेशन सडन इनहेरिटेबल चेंजेस होते हैं। इस टॉपिक को हम इस वीडियो में काफी डिस्कस कर चुके हैं। तो म्यूटेशन की वजह से डिफरेंट एलील्स पॉपुलेशन में आ जाते हैं और ये बहुत बड़ा फैक्टर होते हैं किसी भी पॉपुलेशन के इवोल्यूशन के लिए। दूसरा बड़ा कारण है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो क्रॉसिंग ओवर जो मियोसिस के दौरान होती है और मेंडलिज्म को अगर आप रिकॉल करें तो क्रोमोसोम्स के इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये दो कारणों की वजह से कई तरह के गैमीट्स बन जाते हैं इंडिविजुअल्स में और इन गैमीट्स का फर्दर रैंडम फ्यूजन जो होता है। तो इन कारणों की वजह से किसी भी पॉपुलेशन के जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बनते हैं। जीन माइग्रेशन और जेनेटिक ड्रिफ्ट भी बहुत बड़े कारण हैं किसी भी पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशन लाने के लिए। इन दोनों टॉपिक्स को डिटेल में जानने के लिए आप हमारा वीडियो देखें, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट। जब हम इवोल्यूशन पढ़ते हैं तो आइसोलेशन का मतलब होता है कि किन्हीं ग्रुप्स के मेंबर्स के बीच में इंटरब्रीडिंग को प्रिवेंट करने वाले फैक्टर्स। तो दो मेन फैक्टर्स होते हैं आइसोलेशन के, फिजिकल या जियोग्राफिकल आइसोलेशन और बायोटिक आइसोलेशन। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन में एक ओरिजिनल पॉपुलेशन एक या एक से ज्यादा पॉपुलेशन ग्रुप्स में डिवाइड हो जाती है और इन ग्रुप्स के बीच में कोई ज्योग्राफिकल फीचर आ जाता है, जैसे कोई बड़ा सा पहाड़ आ गया या कोई वाटर बॉडी आ गई। और ये जो ग्रुप्स हैं अलग अलग लोकेशन पे डिफरेंट एनवायरनमेंट में अलग अलग तरह से इवॉल्व होंगी और ओवर जनरेशंस डिफरेंट स्पीशीज में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। डार्विन फिंचेस का इवोल्यूशन भी ज्योग्राफिकल आइसोलेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल से ज्योग्राफिकल आइसोलेशन को और डिटेल में समझते हैं। यह एक ओरिजिनल बीटल पॉपुलेशन है जो एक लोकेशन पे रहती है और किसी वजह से उस लोकेशन से अब एक रिवर बहने लगी, या तो उस रिवर ने अपना पाथ चेंज कर लिया या किसी भी कारण से एक रिवर उस लोकेशन के बीच में से बहने लगी, जिसकी वजह से ये बीटल का जो ग्रुप है ये अब दो भागों में डिवाइड हो गया और दोनों लोकेशंस पे एनवायरनमेंट डिफरेंट होने की वजह से ये ग्रुप्स अब अलग अलग तरह से इवॉल्व होने शुरू हो गए। तो ओवर जनरेशंस अब डिफरेंसेस इतने बढ़ जाएंगे कि ये दोनों ग्रुप्स अब अलग अलग स्पीशीज ही बन जाएंगे। किसी वजह से अगर ये रिवर ड्राई अप होती है और इन ग्रुप्स को इंटरमिंगल होने का अवसर मिलता है तो उसके बावजूद भी ये ग्रुप्स के मेंबर्स आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं करेंगे और अब हम कहेंगे कि स्पीसिएशन हो चुका है इन दोनों ग्रुप्स में। ये दोनों ग्रुप्स अब अलग अलग स्पीशीज में इवॉल्व हो चुके हैं। तो इस डिस्कशन से हमने ये जाना है कि स्पीसिएशन के लिए रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का होना बहुत जरूरी है। जब तक किन्हीं दो अलग अलग पॉपुलेशंस के मेंबर्स में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन नहीं इवॉल्व हो जाएगा तब तक हम उन दोनों ग्रुप्स को दो अलग अलग स्पीशीज नहीं कहेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे बायोटिक या रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को। इस टॉपिक को हम दो मेन हेडिंग्स में डिस्कस करेंगे, प्री मेटिंग या
प्री जाइगोटिक आइसोलेशन और पोस्ट मेटिंग या पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन। प्री मेटिंग आइसोलेशन का मतलब है वो मैकेनिज्म जो दो रिलेटेड ग्रुप्स के मेंबर्स के बीच में इंटरब्रीडिंग को प्रिवेंट करता है। तो इसमें सबसे पहले है मैकेनिकल आइसोलेशन। यह हमें इंसेक्ट्स में बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। तो रिलेटेड ग्रुप्स के जो इंसेक्ट्स हैं उनके जेनाइटेलिया का स्ट्रक्चर और साइज डिफरेंट होने की वजह से इन ग्रुप्स के मेंबर्स के बीच में इंटरब्रीडिंग प्रिवेंट हो जाती है। फिर है बिहेवियरल आइसोलेशन। ये हमें बर्ड्स और फ्रॉग्स में कॉमनली देखने को मिलता है। फ्रॉग का क्रॉकिंग पैटर्न और बर्ड सॉन्ग्स, तो ये डिफरेंट स्पीशीज के बीच में इंटरब्रीडिंग को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है सीजनल आइसोलेशन। ये प्लांट्स में और भी बहुत सारे एनिमल्स में देखने को मिलता है। प्लांट्स का ब्लॉसम सीजन डिफरेंट होते हैं और एनिमल्स के ब्रीडिंग सीजन होते हैं। तो ये ब्रीडिंग सीजन्स और ब्लॉसम सीजन ये रिलेटेड स्पीशीज के बीच में इंटरब्रीडिंग को प्रिवेंट कर देते हैं। नेक्स्ट है गैमेटिक आइसोलेशन। ये एक्वेटिक हैबिटाट में फर्टिलाइजेशन जो होते हैं तो वहाँ पे ये आइसोलेशन बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि वाटर बॉडी में बहुत सारे स्पीशीज के गैमीट्स मौजूद हैं। तो वो डिफरेंट स्पीशीज के गैमीट्स आपस में फ्यूज ना हो जाएं, तो उसके लिए कुछ मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म होता है जो डिफरेंट स्पीशीज के गैमीट्स के फ्यूजन को प्रिवेंट करता है, और इसी को हम बोलते हैं गैमेटिक आइसोलेशन। पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन का मतलब होता है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया है किसी वजह से दो अनरिलेटेड ग्रुप के मेंबर्स के बीच में, तो अब फर्दर जो जाइगोट बना है वो अब फर्दर डिवाइड नहीं होगा, फर्दर डेवलप नहीं होगा। तो इसमें है इनकम्पैटिबिलिटी, जो कि मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जाइगोट अगर बन भी गया है तो अब वो फर्दर डेवलप नहीं होगा। और नेक्स्ट है हाइब्रिड स्टेरिलिटी, जिसका बहुत अच्छा एग्जांपल है म्यूल। म्यूल एक इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड है डोंकी और हॉर्स का। तो ये स्टेराइल होता है, जिसकी वजह से अब ये स्पीशीज फर्दर डाइल्यूट नहीं हो सकेगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो अभी तक के डिस्कशन से हमने ये देखा है कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन स्पीशीज के डाइल्यूशन को प्रिवेंट करता है और स्पीशीज की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। स्पीशीज की इंटीग्रिटी का क्या मतलब है कि हर स्पीशीज के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं, और अगर ये अलग अलग स्पीशीज के मेंबर्स इंटरब्रीड करते रहेंगे तो वो यूनिकनेस वो अपनी स्पीशीज मेंटेन नहीं कर पाएगी। किसी भी जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोग्राम में किसी स्पीशीज की इंटीग्रिटी को मेंटेन करना ये एक बहुत ही मेजर एथिकल इशू है, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है कि हम किसी स्पीशीज से कोई डिजायर्ड जीन उठाते हैं और किसी दूसरी स्पीशीज में इंसर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जो दूसरी स्पीशीज जिसमें हमने जीन डाला है किसी अलग स्पीशीज का, तो उससे उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं होती है, वो स्पीशीज डाइल्यूट होती है। इस डायग्राम की हेल्प से हम रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन और स्पीसीएशन के बीच में रिलेशन को दोबारा समझते हैं। इस डायग्राम में ये एक ज्योग्राफिकल फीचर आ गया है बीच में एक पॉपुलेशन में, जिसकी वजह से ये पॉपुलेशन दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गई है, और एनवायरमेंटल कंडीशंस डिफरेंट होने की वजह से ये दोनों ग्रुप अलग अलग तरीके से इवॉल्व हुए। कुछ वेरिएशन, कुछ डिफरेंसेस दोनों ग्रुप्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों ग्रुप्स को मिंगल होने का अवसर मिला और ये दोनों ग्रुप्स के मेंबर फिर से इंटरब्रीडिंग करने लगे। तो अब हम कहेंगे कि ये दोनों ग्रुप्स अभी इवॉल्व नहीं हुए हैं, अभी स्पीसीएशन इनमें नहीं हुआ है। जबकि दूसरे केस में एक ज्योग्राफिकल फीचर बीच में आ गया, जिसकी वजह से पॉपुलेशन दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गई। दोनों ग्रुप्स में तरह तरह से वेरिएशन आए वहां के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। इन दोनों ग्रुप्स को इंटरमिंगल होने का मौका मिला, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों ग्रुप्स के मेंबर्स इंटरब्रीडिंग नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में अब हम कहेंगे कि दोनों ग्रुप्स अलग अलग स्पीशीज में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। इस डायग्राम में हमने दो टर्म्स यूज करे हुए हैं, एलोपेट्रिक और सिम्पेट्रिक। एलोपेट्रिक का मतलब होता है कि दो पॉपुलेशंस डिफरेंट ज्योग्राफिकल हैबिटाट में एग्जिस्ट कर रही हैं, जबकि सिम्पेट्रिक का मतलब होता है कि दो अलग अलग ग्रुप्स एक ही ज्योग्राफिकल हैबिटाट में एक ही लोकेशन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। चेक योर अंडरस्टैंडिंग